बात करें तो आप लोगों को जब ये चैप्टर पहली बार हम पढ़ाए थे तो हमने आपको सब देखो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। हमने आपको बोला था कि सर देखिए जैसे यहाँ पर एक आपके पास वायर है, उस वायर से आपने एक लूप बना दिया है और इस लूप के पास मैग्नेट का एक मैग्नेट को रखा है। लेट से मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पर है। आप एक काम करते हो, इस नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते हो। तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि नेचर में हर चीज के अंदर इनर्शिया का एक नेचर है। ये बोलेगा कि देखो मेरे पास मैग्नेट का नॉर्थ रखा है और ये नॉर्थ दूर जा रहा है। हम चाहते हैं नॉर्थ जहां रखा है वहीं रखा रहे, ना तो दूर जाए ना तो पास जाए, लेकिन हम नॉर्थ पोल को दूर लिए जा रहे हैं। तो जब हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जाएंगे तो ये नॉर्थ पोल को दूर जाने में अपोज करेगा। ये नहीं चाहेगा कि नॉर्थ पोल दूर जाए, तो ये अपने तरफ बनाएगा साउथ पोल और साउथ पोल बना के नॉर्थ पोल को ये अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि सर देखो जैसे ही नॉर्थ पोल दूर गया, इसने अपने अंदर एक करंट को फ्लो करा के साउथ पोल फटाक से बना लिया। अगर हम लोग इस जगह पर मान लो दूसरा लूप लेकर आए, नॉर्थ पोल को यहां पर रखा है, तो ये लूप चाहता है जहां पर रखा है वहीं रखा रहे। हम इसे पास में लेकर आएंगे तो ये चाहेगा कि पास में भी ना आए और उसे पास में आने से अपोज करने के लिए ये नॉर्थ पोल को रेपेल करेगा, जिस वजह से ये यहां पर नॉर्थ पोल बनाएगा और नॉर्थ पोल बनाकर इस तरह से ये करंट को फ्लो कराएगा। तो हम लोगों ने इस बात को ऐसे ऑब्जर्व किया था। हमने बोला था कि देखो यही फेनोमेना आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाएगा। खैर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने से पहले हमें एक क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की हम लोग बात करें, आखिरकार क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप लोग बोलते हो सर देखो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एन एरिया, सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एन एरिया। आप याद करो जब पहली बार पढ़ाए तो कैसा एग्जांपल दिया था कि मान लो इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, उस दीवार पे साउथ पोल है, नॉर्थ टू साउथ 2000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। आपने बीच में एक कॉपी रख दी और इस कॉपी रखने पर कमरे में तो 2000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, लेकिन इसके अंदर से 10 लाइनें पास होती हैं। तो हम बोलेंगे इस पेपर का या इस कॉपी का या इस बुक का मैग्नेटिक फ्लक्स 10 है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एन एरिया। खैर हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाते, हम वैसे बता रहे हैं जैसे आप पेपर में लिखोगे। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स तो आप लोग बोलोगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एन एरिया। और मैग्नेटिक फ्लक्स की बच्चा अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग लिखते हैं BA cos थीटा। यहां पर याद रखना थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। जैसे आप लोगों के पास इस जगह पर एक प्लेन है और इस प्लेन पर आप लोग एक काम करते हो, इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है और आपको सरफेस के साथ एंगल दिया गया है 30 डिग्री। तो आप ये समझो हमें एरिया वेक्टर के साथ एंगल निकालना है 60 डिग्री। आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा और आप लोगों को एरिया भी मिल जाएगा, साथ में एंगल को जरा विशेषता ध्यान रखना और यहां पर BA cos थीटा करके मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लोगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो फाई B से, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता तो फाई E लिखते। क्या लिखते? फाई E। इसके बाद अगर हम बात करें, इसे आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, वैसे तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसे ऐसा लिखा जाता है B.A। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स याद रखना एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है वेबर। अगर आप बनाना चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड का न्यूटन पर एम्पियर मीटर और उसमें मीटर स्क्वायर का गुणा कर दोगे तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर। वहां से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो, तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर से आप डायमेंशन भी आसानी निकाल लीजिए। न्यूटन के लिए MLT-2, मीटर के लिए L का गुणा कर दीजिए और अपॉन में एम्पियर है उसमें A रख लीजिए, तो आराम सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर हम लोग आते हैं फैराडे के लॉ पर। अब माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने कहा क्या, जरा ध्यान से देखो। हम लोगों ने ये जो एक्सपेरिमेंट हम आपको शुरुआत में बता रहे थे, ये माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे बोलते हैं कि सर देखो एक लूप है, इस लूप के पास आपने मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रखा और इस नॉर्थ पोल को हम पास में लेकर जा रहे हैं। तो इस लूप में हो क्या रहा है? इस लूप से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। कैसे? यहां पर आप मैग्नेट को रखे हो, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर है, आप मैग्नेट को पास मिलाते जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जा रहा है। इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा। तो माइकल फैराडे बोलते हैं अगर किसी भी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा। इंड्यूस्ड EMF का मतलब क्या है? आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। बेसिकली करंट फ्लो होती ही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से, और यहाँ पर एक करंट को फ्लो होता हुआ हम देख रहे हैं। दैट इज व्हाई वी कैन से देयर इज एन इंड्यूस्ड EMF। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखो अगर हम किसी मैग्नेट को पास में ले जाएंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा
और अगर सर्किट कंप्लीट है तो एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी, और इसे हम लोग बोलते हैं सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एन कॉइल, then there is always an induced EMF. If circuit is complete या circuit is closed, then there is always an induced current, and this phenomenon is known as electromagnetic induction। बात समझ में आ गई? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। फिर माइकल फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड दो रूल्स देते हैं। पहले रूल को कहा जाता है न्यूमैन्स रूल या फैराडेज फर्स्ट लॉ। सेकेंड रूल को कहा जाता है लेंजेस लॉ या फिर फैराडेज सेकेंड लॉ। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। न्यूमैन्स लॉ हम लोगों को क्या बोलता है? माइकल फैराडे ने अपने पहले लॉ, जिसे हम लोग न्यूमैन्स लॉ बोलते हैं, इसमें ये बोला कि सर देखो ऐसा है, अगर किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज होता है, ठीक है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर नंबर ऑफ लूप्स n है तो ये n टाइम हो जाएगा। दिस इज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू n d∅ ओवर dt। यहां पर हम बराबर साइन लगा के कांस्टेंट लाते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू इधर 1 रहती है, सो n इज इक्वल टू d∅ ओवर dt। अब इसके न्यूमेरिकल आपको मॉडल पेपर से खुद करने हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यूमेरिकल आते हैं, नंबर ऑफ लूप दिया जाता है, शुरुआत में मैग्नेटिक फ्लक्स इतना, बाद में इतना हो गया, अंतर निकाल के पता चल गया मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, टाइम भी पता रहता है। सो बस जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोगों को इंड्यूस ईएमएफ पता चल जाता है। दूसरे नंबर पे हो सकता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोगों को टी के एक टाइम का फंक्शन दे दिया जाए, तो उसे डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करने को आ जाता है, तो मीनिंग आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, बिल्कुल बच्चों टाइप के होंगे, कर लेना इनको, ठीक है। वैसे पहली बार जब हमने करे थे तो ये न्यूमेरिकल कराए भी थे और करे भी थे, ठीक। तो ये हम लोगों को बताया माइकल फैराडे के पहले स्टूडेंट जिनका नाम था न्यूमैन। न्यूमैन ने क्या बोला? इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज ऑलवेज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ गए? और इस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बात हमको न्यूमैन ने बोली। न्यूमैन के एक साथी स्टूडेंट थे जिनका नाम था लेंज। लेंज ने हम लोगों को एक लॉ दिया जिसे हम लोग लेंज लॉ बोलते हैं और फैराडे सेकंड लॉ बोलते हैं। लेंज ने एक सिंपल सी बात बोली, जब तुम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हो तो कॉइल सोच रही है नॉर्थ पोल दूर ना जाए, जब तुम नॉर्थ पोल को पास ला रहे हो तो कॉइल सोच रही है नॉर्थ पोल पास ना आए। मीनिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने को रोक रहा है। और ये खुद क्यों जनरेट हो रहा था? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। लॉजिकल सोचो, ऐसे नॉर्थ पोल यहां पर रखा है, नॉर्थ, ये इसके अंदर करंट क्यों आई? क्योंकि तुम नॉर्थ पोल को पास ला रहे हो, और करंट किस डायरेक्शन में आई? कि नॉर्थ पोल पास ना आए। तो सेकंड लॉ में बोला गया द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन सच द वे दैट इट अपोजेस द रीजन ऑफ इट्स ऑरिजिन। किताब में लिखा हुआ है क्या? हम बोर्ड पे लिखे, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द रीजन ऑफ इट्स ऑरिजिन। ये बात आप लोग समझना। और इस जगह पर हम लोग एक माइनस का साइन लगा देते हैं, और माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है दैट द डायरेक्शन इज अपोजिट। सो वैल्यू क्या रहने वाली है? माइनस एन d∅ ओवर dt। सो दिस इज वैल्यू फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात समझ में आ गई आपको? इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग समझ गए, हम लोग फैराडेज फर्स्ट लॉ समझ गए, फैराडेज सेकंड लॉ समझ गए। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ के बाद हम लोगों के पास अब आता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या आता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब जरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको छोटा सा एक साथ में हमें आपको एक मोशनल ईएमएफ का भी केस पढ़ाएंगे, तो दोनों चीजें समझ लो। क्या हम इसे रब कर दें? देखिए, एक कंसेप्ट है मोशनल ईएमएफ का, उसके साथ में ही हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को ऑब्जर्व कर लेंगे। तो मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट क्या है समझो जरा। जैसे मान लो किसी प्लेन पर आपने मैग्नेटिक फील्ड को लगाया हुआ है। अब ये क्रॉस देख के आप लोग समझते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ट टू द प्लेन होगी। इस जगह पर आपने लोहे या स्टील का बना हुआ, जो भी आप समझें, एक प्लेटफॉर्म लगा दिया, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म आप लोगों ने लगाया हुआ है दैट इज मेड ऑफ स्टील, किसी मेटल का बना हुआ है, और इसके ऊपर आपने एक स्लाइडर रखा हुआ है। स्लाइडर एक ऐसा मेटालिक आर्म है जो इसके ऊपर फिसल जाएगा, मतलब स्लाइड करेगा। लेट्स से ये लेंथ है हम लोगों के पास L, और ये हम लोगों के पास बच्चा कितना है? X। हम लोग इस स्लाइडर को v वेलोसिटी से आगे मूव करा रहे हैं, तो ऑब्वियस है ये थोड़ा आगे मूव कर जाएगा। लेट्स से ये मूव करके इधर आ गया, ठीक है, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है दैट डिस्टेंस इज डेल्टा x, और इसने ये टाइम t टाइम में ट्रेवल करी है। कितने टाइम में ट्रेवल करी? चलो हम डेल्टा t बोल देते हैं, डेल्टा t टाइम में इसने ट्रेवल करी है। समझ गए? अब सोचो, जब ये स्लाइडर आगे जा रहा है
तो क्या इस लूप का एरिया चेंज होता जा रहा है? जैसे जैसे स्लाइडर आगे जाएगा एरिया बढ़ता चला जाएगा। पहले स्लाइडर यहां पर था, एरिया इतना था, जब स्लाइडर इधर पहुंचा देखो इसका एरिया चेंज हुआ। अगर एरिया चेंज हुआ तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। इफ देयर इज ए चेंज इन एरिया देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। एरिया चेंज होने पर मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो गई। तो हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ सर यहां पर तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा तो एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी, और यहां पर तो सर्किट भी कंप्लीट है, आराम से एक करंट फ्लो हो जाएगी। तो ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? इस करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग अपना एक लॉ देते हैं, बोलते हैं जिसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एक्चुअल में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की कॉपी है। क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? हम लोग पहले तो लेफ्ट पे जाओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो। अगर इंडेक्स फिंगर को आप रखोगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर को रखोगे जिस डायरेक्शन में करंट है, तो थंब शो करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है। सेम इसकी कॉपी है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या बोलता है? इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर भी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, इधर थंब फोर्स था, बस यहां पर फोर्स को हटा देना है और उसको रिप्लेस करेगी वेलोसिटी, और मिडल फिंगर यहां पर भी करंट को ही रिप्रेजेंट करने वाली है। इफ वी स्ट्रेच अवर right hand index finger, middle finger and thumb mutually perpendicular, if index finger is kept in the direction of magnetic field and thumb shows the direction of motion of conductor, then middle finger will show the direction of induced current। जरा ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम लोग अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखकर इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन में हम लोग अपने मैग्नेटिक फील्ड को इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन में रखते हैं, हाँ ठीक है, इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं, और थंब को रखते हैं जिधर कंडक्टर जा रहा है, ये भाई साहब इधर जा रहा है तो कंडक्टर की डायरेक्शन में हम लोगों ने थंब को रखा। मिडल फिंगर कौन सी डायरेक्शन शो कर रही है? अपवर्ड। तो यहां पर करंट फ्लो होने वाली है अपवर्ड, और जब ये ऊपर जाएगा तो करंट अपवर्ड फ्लो होगी, और इस तरीके से करंट अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगी। इस जगह पर एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रही है। हमसे यहां पर देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तो समझ गए, हमसे इस जगह पर मोशनल ईएमएफ के बारे में पूछा जाएगा कि जब ये स्लाइडर आगे जा रहा है तो हमको एक बात बताओ, जब ये स्लाइडर आगे जा रहा है तो हमको एक बात बताओ, इस स्लाइडर के अंदर कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ? आप बोलोगे बड़ा ही लॉजिकल वे है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा -N d∅/dt। अच्छा ठीक है, इस जगह पर N क्या है बेटा? नंबर ऑफ लूप, और यहां पर कितने लूप है? 1। अच्छा d∅ का मतलब क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स में आप इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स को घटा देंगे। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? B इंटू ए इंटू कॉस थीटा करना है। चलो देखो, मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे लेट से B, एरिया की बात करेंगे तो आप जानते हो सर फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहा है तो फाइनल एरिया की बात करनी है। एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चलो लेंथ हम लोग बात करते हैं L है, और ब्रेड्थ देखो फाइनल जब ये स्लाइडर मूव करके इधर आ गया था x प्लस डेल्टा x, ठीक है। अच्छा हम एक काम डायरेक्ट कर रहे हैं, कॉस थीटा वाले टर्म को हम डायरेक्ट 1 कर रहे हैं। कैसे जरा समझो, जैसे आपके पास ये रेक्टेंगुलर सीट है और इस रेक्टेंगुलर सीट का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, मान लेते हैं इनवर्ड है, मतलब उधर तरफ, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना? 0, तो cos 0 की वैल्यू हम लोग कितना रख लेंगे? 1 माइनस मैग्नेटिक फील्ड B, लेंथ L, और इनिशियल एरिया की बात कर रहे हैं, लेंथ तो L है लेकिन ब्रेड्थ कितनी है? x। क्या ये बात समझ में आ रही? अब हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं BLx प्लस BL डेल्टा x माइनस BLx, इसे काट दो और वैल्यू आएगी BL डेल्टा x। तो आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया BL डेल्टा x। अब हम तुमसे पूछे कि ये बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, तुमने कहा सर -N की वैल्यू 1, d∅ की वैल्यू BL डेल्टा x अपॉन में dt, चेंज इन टाइम कितना? डेल्टा t। व्हाट इज चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन टाइम? वेलोसिटी। तो BVL हम लोग करेंगे, माइनस साइन इज देयर, अगर हम लोग इसके सिर्फ मॉडुलस की बात करेंगे तो हम लोग को मिलेगा BVL। सो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका डेरिवेशन भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आप लोग इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को समझ लो, V इज इक्वल टू क्या रहता है? BVL। वो सिंगल स्लाइडर वाला नहीं आता जिसमें एक सिंगल रॉड मूव कर रही होती, वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? अब अगला फंडा क्या है? सर्कुलर मोशनल ईएमएफ भी आता है। मान लो जैसे हमारे पास कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है,
कहीं पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है और इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए बीच में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है और बीच में कहीं पर आपने एक सर्कुलर वायर फोल्ड करके रखा हुआ है और इस सर्कुलर वायर के सेंटर पर आपने एक पॉइंट फिक्स किया हुआ है और दूसरा पॉइंट आप लोगों ने इस जगह पर रखा हुआ है। समझ में आई बात आपको? आप इसे ऐसे रोटेट करना चालू करते हो। अब जब ये रोटेशन करेगा तो वैसे तो एरिया चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटेगा। ड्यू टू दैट कुछ इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होने वाला है। ठीक है, शुरुआत में याद करो हम लोगों ने ऐसा भी पढ़ा था कि एक सिंगल रॉड मूव करती थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता था। अभी वो आता नहीं है पेपर में, इसका शायद न्यूमेरिकल आ जाए तो हम तुमको बता दे रहे हैं। तो अगर आपके सामने ऐसे कोई रॉड घूमती हुई आ जाए तो आप समझना सेंटर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है और एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी v है। तो जस्ट इन दिस सिनेरियो हम वेलोसिटी का एवरेज रख देते हैं। हम बोलते हैं कि सर हमें जो वेलोसिटी चाहिए अपने फॉर्मूले में दैट इज एवरेज ऑफ दिस वैल्यू, तो 0 + v/2 और वो हमको एवरेज मिलेगा v/2। तो जो फॉर्मूला अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का है दैट इज BVL, इस जगह पर एवरेज वेलोसिटी को यूज करते हैं 1/2 b × v × l और v की जगह पर आप l ओमेगा भी कर सकते हो। l हो गई स्लाइडर की लेंथ, v = r ओमेगा पढ़ा है ना, v = l ओमेगा कर दोगे तो 1/2 bl ओमेगा b l² ओमेगा बनेगा 1/2 bl² ओमेगा। तो ये काम कर सकते हो। खैर उससे कुछ बनने नहीं वाला प्रश्न, यहाँ बनेगा तो इधर से बनेगा। क्या मेरी बात समझ गए? तो ये कहानी आप लोगों के पास है। सो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज मोशनल ईएमएफ, दिस इज व्हाट? मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ के बाद इस जगह पर इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड आप लोगों को दो चीजें पढ़नी होती हैं। एक होता है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को देख लो, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। इसे रब करें। क्या आप ये बात समझ गए? सो दिस इज मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ के बाद हम लोग आगे बढ़ें तो अगला टॉपिक हम लोगों के पास आता है सेल्फ इंडक्शन। अब देखो सेल्फ इंडक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास एक कॉइल है, ठीक। अभी हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जल्दी जल्दी समझ के चलते हैं, ठीक है। जैसे पहले बार समझाया तो इसमें एक बल्ब जोड़े थे, एक बैटरी जोड़े थे, बहुत सारे कुछ एक्टिविटी करे थे, हम वहां पे नहीं जा रहे। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एक काम किया, एक आपके पास सोलेनॉइड कॉइल है। इस सोलेनॉइड कॉइल में आप लोगों ने I एम्पियर की करंट को फ्लो कराया। आपने जैसे ही करंट के लिए स्विच ऑन किया, करंट आई और करंट जैसे ही इस लूप में फ्लो होना चालू करेगी तो अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ये लूप बोलेगा कि सर देखो मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, हम चाहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही 0 रहे, और करंट आके अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो ये जो लूप है ना, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0। करंट आएगी, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। सो देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जरूर होगा। और इस जगह पर क्या होता है समझो, जैसे ही करंट आई, करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है, कॉइल बोलती है कि हम मैग्नेटिक फील्ड बनने नहीं देंगे क्योंकि मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, हमें 0 ही चाहिए। तो कॉइल अपनी एक इंड्यूस्ड करंट, एक इंड्यूस्ड रिवर्स करंट फ्लो कराती है, जिस वजह से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे हमने I एम्पियर की करंट को फ्लो कराया तो I एम्पियर की करंट तुरंत नहीं फ्लो होने लगती। जैसे मान लो I की वैल्यू 5 है तो करंट 0 to 5 चेंज होगी, मतलब 0 1 2 3 4 5 सारी वैल्यूज मिलेंगी, 0 to 5 चेंज होगी, ना कि अचानक से 5 मिल जाएगी। समझ में आई बात? और ये किस वजह से होगा? क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, एक इंड्यूस्ड रिवर्स करंट वापस से देखने को मिली जो करंट को ब्लॉक कर रही थी, जो चाहती थी मैग्नेटिक फील्ड ना बने। लेकिन एक बार करंट फ्लो होने लगी, एक बार क्या होने लगी? करंट फ्लो होने लगी। और करंट फ्लो होने का रिजल्ट हमको क्या दिखता है कि अब कॉइल बोलती है कि देखो मेरे अंदर करंट है तो करंट अब मेरे अंदर बनी रहनी चाहिए। आपने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ होते ही करंट 0 हो गई, और जैसे ही करंट 0 हुई, कॉइल के अंदर तो बाहर से करंट आना बंद हो गई। कॉइल बोलती है कि देखो मेरे अंदर करंट इस डायरेक्शन में थी, एक मैग्नेटिक फील्ड था, हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बना रहे, और जिस वजह से कॉइल अपनी एक एडिशनल करंट आगे फ्लो कराती है, और ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों? मैग्नेटिक फ्लक्स पहले B था, मैग्नेटिक फ्लक्स पहले कुछ था, करंट 0 ही गायब हो गया,
तो चेंज हुआ, जीरो तक चेंज हुआ, तो कॉइल चाहती है कि अगर कॉइल बोलती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो कराएंगे, और हम ये पाते हैं कि उस कॉइल के अंदर एक एडिशनल करंट अपनी तरफ से फ्लो होने लगती है। मीनिंग जब करंट ऑफ करने का समय आता है तो जीरो, डायरेक्ट करंट आई से जीरो नहीं हो जाती, मतलब आई टू जीरो चेंज होती है, और ये कॉइल खुद से करता है ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। अब मान लो पेपर में आ गया व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्शन, तो ऐसे बता दो व्हेन वी फ्लो करंट इनसाइड एनी कॉइल द करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to I, एंड व्हेन वी स्टॉप द करंट चेंजेस फ्रॉम I to 0, है ना। दिस इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन चेंजिंग करंट, या ऐसा बोल दो ऑन स्टार्टिंग और एंडिंग करंट इनसाइड द लूप, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। ऐसा कुछ आप बता सकते हो, वरना किताब में तो लिखा हुआ है, एक बार प्रॉपर उसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो पढ़ लीजिए। समझ में आई बात आपको? तो ये आप लोगों के पास हो गया सेल्फ इंडक्शन। ठीक, अब इस सेल्फ इंडक्शन से जुड़ा हुआ देखो एक टर्म है जो हमें इसके कॉफिशिएंट को स्टडी करना है, जिसे बोलते हैं इंडक्टेंस या कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। वो कहानी क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास एक कॉइल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ लूप्स n है, और यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है 5 पर लूप का, या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है 5। तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं जो भी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा बनेगा। तो n phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अभी हम लोग ये बोलते हैं सर देखो n phi इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लेकर आते हैं दैट इज L, और इस L को कहा जाता है कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब मान लो पेपर में पूछा जाए व्हाट इज कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो बोलोगे नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, या फिर द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट इज नोन एज कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दूसरे नंबर पे इसका फॉर्मूला भी हो गया, अगर बात करेंगे इसके यूनिट की तो वेबर पर एम्पियर बोल सकते हो, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर बोल सकते हो। वैसे इसका लिए हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं हेनरी, हम लिख नहीं रहे बोर्ड पे, क्या यूज़ करते हैं हेनरी, इसका यूनिट होता है हेनरी, तो हेनरी इसका यूनिट रहता है। और इसके आगे की कहानी की बात करें तो हेनरी इसका यूनिट है। डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हो, तो बस फाई की डायमेंशन रखो और उसमें एम्पियर का भाग लगा दो, ठीक है। तो डायमेंशन भी निकाल सकते हो, क्वांटिटी स्केलर है, जस्ट एक कॉफिशिएंट है। अब जो अगला फंडा आपके पास आता है जिसे पेपर में क्वेश्चन आया, तो पहले तो कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन पूछेंगे जो कि आप फॉर्मूले से बता सकते हो, फिर ये थोड़ा बहुत चीज़ें लिखनी भी पड़ेंगी। ठीक, इतना लिखने के बाद आप लोगों से फिर किसी कॉइल, देखो दो चीज़ें हैं, या तो एक प्लेन कॉइल या तो फिर एक सोलेनॉइड। प्लेन कॉइल या सोलेनॉइड का कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला डिराइव कराएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ें हम लोग समझ लें। जैसे ये आपको समझ में आ गया n phi इज इक्वल टू Li होता है। एक फॉर्मूला ये होता है, जैसे हम लोग बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एक बात आप लोग जानते हो सर, फॉर्मूला है -n d∅ ओवर dt। अगर v इज इक्वल टू बात करें तो देखो -n को अंदर भेज दो, dn∅ अपॉन dt। n phi इज इक्वल टू क्या होता है Li, तो v इज इक्वल टू -d Li ओवर dt, और L को बाहर लिख लो तो -L di ओवर dt। ये फॉर्मूला रहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और चेंज इन करंट के बीच में। ठीक है, मान लो यही पेपर में पूछ दे एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो ये डेरिवेशन करवाया जा रहा है। वैसे कोई डेरिवेशन नहीं, एक नंबर में अगर 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में बने तो शायद बन जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक, ये कहानी आप लोगों के पास हो चुकी है। सो ये हम लोगों के पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखो बच्चा, जैसे ये वैल्यू हम लोगों के पास आ गई, तो v इज इक्वल टू आपके पास, जैसे v इज इक्वल टू -L di ओवर dt आ गया। इसमें एक काम करते हैं, दोनों तरफ q का गुणा कर देते हैं, q इंटू वी, ये पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का फॉर्मूला होता है। -L यहाँ पर गुणा है, -L q इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा I इंटू dt, और इधर di ओवर dt है, ये हम लोग कैंसिल कर लें। अब u इज इक्वल टू -L di को इंटीग्रेट कर दो तो ये बन जाएगा I स्क्वायर बाई 2। चाहो तो लिमिट लगा लेना फ्रॉम 0 to I, सॉरी। ठीक है, तो u इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कॉइल। अब एनर्जी स्टोर क्यों है? सोचो जब करंट को ऑफ किया था तो इसने अपनी एडिशनल करंट फ्लो कराई थी, कहाँ से करा ली अगर एनर्जी नहीं है? तो जब आप स्विच ऑन करते हो तो सोलेनॉइड के अंदर या लूप के अंदर एनर्जी स्टोर होती है जो बैटरी वर्क कर रही है अपनी करंट को फ्लो कराने में, और जब तुम स्विच ऑफ करते हो तो उसी एनर्जी को यूज़ करके एक एडिशनल करंट फ्लो होती है। समझ गए? सो ये आप लोगों के पास कुछ चिंटू टाइप के डेरिवेशन है जो और पूछे जा सकते हैं। एनर्जी का ही पूछ दे, अब एनर्जी का डेरिवेशन आए तो देख लेना कै नंबर का है, 2 नंबर का है तो यहाँ से चलना।
और एक है नंबर का है तो यही बता देना सीधे, v इज इक्वल टू, वी नो दैट v इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी, दोनों तरफ q का गुणा करो, q इंटू वी एनर्जी हो गई, और फटाक से सॉल्व करके अपना आंसर दे दीजिए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये कहानी है आपके पास। सो दिस इज एनर्जी एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एन इंडक्टर कॉइल। अब देखो हम स्टडी करने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू ए प्लेन कॉइल। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेन कॉइल है, इनसे बहुत सारे इसमें लूप है, और इधर एक बैटरी और एक स्विच लगा दे, चलो ये खिचड़ पिचड़ कर देते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ लूप है n, इसमें आप करंट फ्लो कराते हो I एम्पियर की, इसकी रेडियस लेट से कितनी है R। आपसे पूछा गया ये बताओ यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना, तुमने कहा बड़ा सिंपल सी बात सर n फाई ओवर I। हमने बोला बहुत बढ़िया बात, n लिख लिया। फाई क्या होता है भैया, फाई इज इक्वल टू होता है b इंटू ए इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या करोगे I। हमने बोला ठीक। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो आपको लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, म्यू नॉट अपॉन 2 NI अपॉन R, मालूम है ना, म्यू नॉट बाई 2 NI अपॉन R। एरिया की बात करोगे तो लूप का एरिया पाई R स्क्वायर, वैसे हम यहाँ पर कैपिटल R लिख दे, स्मॉल r कर देते हैं, इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अच्छा हम लोग ये तो पढ़ ही चुके हैं कि लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो दैट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड या परपेंडिकुलर इनवर्ड। सिमिलरली एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो हम cos 0 की वैल्यू 1 रख देते हैं। R से ये स्क्वायर काटो, अपॉन में I को भूल गए, I से ये I काटो, और अपने पास आंसर आ गया म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू R, n इंटू n कितना होगा n स्क्वायर, और कुछ छूटा क्या, बस ये है। सो दिस इज सही है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R बचेगा और n स्क्वायर बचेगा, हाँ ठीक है। तो ये हम लोगों के पास बच गया, ये हम लोगों के पास आ गया मैग्नेट कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू ए प्लेन कॉइल। बड़ा आसान बात है, ठीक। फिर आता है ड्यू टू ए सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड आ जाए तो बस तुम्हें पता होना चाहिए कि करना क्या है, आसानी से कर डालोगे। रब कर दे। देखो इधर आपके पास एक सोलेनॉइड है, एक बैटरी को लगाया, एक स्विच को लगाया, स्विच ऑन किया, I एम्पियर करंट फ्लो होने लगी। लेट से इसमें लूप है, टोटल लेंथ है इसकी कैपिटल L, और टोटल नंबर ऑफ लूप कितने हैं कैपिटल N। हम तुमसे पूछे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना होगा, तुम बोलोगे सर n फाई ओवर I, n हो गए नंबर ऑफ लूप, फाई क्या है b इंटू ए इंटू कॉस थीटा, अपॉन में कर लो I, ठीक, n। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड क्या होता है भैया, म्यू नॉट स्मॉल n इंटू I। एरिया, चलो हम लोग एरिया को A लिखते हैं, ठीक है, बाद में जरूरत पड़े, कभी कोई सवाल में आता है तो लिख लेंगे। कॉस थीटा को देखो, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड पढ़ा था, और लूप का एरिया भी आप लोग देख लो, दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 की वैल्यू 1, अपॉन में I कर लो, I से I कट गया। देखो म्यू नॉट, स्मॉल n के प्लेस पे लिखो कैपिटल N अपॉन L, क्योंकि नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ होता है ना ये, इंटू A कर लो, यहाँ कैपिटल L करना चाहिए था, ठीक है, कैपिटल L नहीं कर रहे हैं ना हम, यहाँ पर कैपिटल L से सेल्फ इंडक्शन को रखा है, इधर स्मॉल l कर लो। ये आपके पास हो गया कैपिटल L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन L इंटू A। सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू ए सोलेनॉइड। दो चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर आता है म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन को देख लेते हैं। इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में ये समझो, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है, थोड़ी अच्छी बना, इसको काट दो। एक कॉइल है आपके पास, इस कॉइल में आप लोगों ने एक बैटरी को ज्वाइन किया है और साथ में एक स्विच लगाया है। जैसे ही आप लोग करंट को फ्लो कराते हो तो हम लोग ये पाते हैं कि इसके अंदर करंट फ्लो होने पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आप एक काम करते हो, पड़ोस में एक दूसरी कॉइल रखते हो और इसमें लगाते हो एक गैल्वेनोमीटर। जिस कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा है उसे कहेंगे सेकेंडरी कॉइल, और जिस कॉइल में बैटरी ज्वाइन किए हो उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल। तो जब आप लोग प्राइमरी कॉइल में करंट को फ्लो कराते हो, इधर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो जाके लिंक होता है सेकेंडरी कॉइल से। अच्छा देखो रियल में क्या है, एक कॉइल के ऊपर दूसरी रखी जाती है, याद आ गया होगा अब तक। तो होता क्या है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो स्विच ऑन करते ही जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो लिंक होता है दूसरी कॉइल से,
और दूसरी कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड आया, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड 0 था, फिर कुछ आ गया, सो देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है तो यहाँ पर एक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से गैल्वेनोमीटर में एक करंट आएगी, और हम लोग देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आया और वो तुरंत 0 हो जाएगा। कारण क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज फिर लगातार नहीं हो रहा है, एक बार चेंज हुआ और फिर मैग्नेटिक फील्ड एक प्रॉपर स्टेब्लिश हो गई। जब यहाँ पर स्विच ऑफ करोगे करंट गायब हो गई, इधर मैग्नेटिक फील्ड था जो कि अब 0 हो जाएगा, फिर से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, और हम लोग देखते हैं कि एक मैग्नेटिक करंट यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन हमको फिर से देखने को मिलता है। हम बोलते हैं सर ये फेनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन है। द फेनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन, लिख सकते हो वैसे, ठीक। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ लूप N1, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ लूप N2। प्राइमरी कॉइल में करंट जो है दैट इज IP, करंट इनसाइड प्राइमरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है दैट इज φ2। तो हम लोगों को यह बताया जाता है जो भी सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि प्राइमरी कॉइल में करंट कितनी। भाई प्राइमरी कॉइल में ज्यादा करंट फ्लो कराते हो, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। सो ये कहानी है। N2 φ2 इज इक्वल टू एक कॉफिशिएंट यहां पर लेकर आते हैं M, इसे कहा जाता है कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और M की बात करोगे तो अपने पास आ जाएगा N2 φ2 ओवर IP। सो व्हाट इज coefficient of mutual induction? The ratio of net magnetic flux in secondary coil and current in primary coil is known as coefficient of mutual induction। यूनिट इसका भी हेनरी है, क्वांटिटी ये भी स्केलर है, डायमेंशन भी इसकी सेम है, तो आप लोग निकाल के देख सकते हो, रख सकते हो। क्या मेरी बात समझ गए? अब coefficient of mutual induction का भी डेरिवेशन आ जाता है, और पूछा जाता है कि coefficient of mutual induction ड्यू टू ए प्लेन कॉइल या इनटू प्लेन कॉइल्स और इनटू सोलेनॉइड्स, तो ये पूछा जाता है। इन दोनों को देख लेते हैं, पहले प्लेन कॉइल की बात कर ले, फिर सोलेनॉइड्स की बात करेंगे। इसे हम रब कर दें। देखिए आपके पास एक प्लेन कॉइल है और इधर आप लोगों ने एक बैटरी को लगा दिया, इसके सामने एक दूसरी प्लेन कॉइल यहां पर है और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा है। दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। इसकी रेडियस R1, नंबर ऑफ लूप N1, इसकी रेडियस R2, नंबर ऑफ लूप N2। समझ गए? हमें म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। हाँ, इसमें करंट है IP। आप बोलोगे सर N2 φ2 ओवर IP, ठीक है। N2 φ2 क्या होता है? B इंटू A इंटू कॉस थीटा अपॉन में IP। अब जरा ध्यान से देखना, N2 तो सेकेंडरी कॉइल का लूप हो गया। इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, प्राइमरी कॉइल का कि सेकेंडरी कॉइल? प्राइमरी कॉइल बना रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका रखोगे? प्राइमरी कॉइल का। दैट इज μ0/2 Ni अपॉन R। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ लूप N1, करंट इसमें IP और इसकी रेडियस R1। मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल किसका रहे हो? सेकेंडरी कॉइल का। तो सेकेंडरी कॉइल का एरिया कितना रहता है भैया? पाई R2 स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा करना पड़ेगा। अब जरा थीटा को समझो, ये दोनों कॉइल अलग अलग नहीं रखी है, एक ही एक्सिस, एक ही प्लेन पर रखी है। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कुछ ऐसा और इसका एरिया वेक्टर भी कुछ ऐसा, दोनों के बीच का एंगल 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। जस्ट आप इसे सॉल्व कर लें, अपॉन में IP हम लिखना भूल गए, IP से IP को उड़ा दें और आपके पास वैल्यू आ जाएगी μ0/2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन R1 और इधर बचेगा N1 N2। क्या और छूट गया कुछ? क्या छूट गया? ठीक तो है? दिस इज कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इनटू प्लेन कॉइल्स, ये आपके पास फंडा हो गया। दूसरे नंबर पे सोलेनॉइड का आता है। सोलेनॉइड का भी आसान है, देख लेते हैं। समझ गए? एक सोलेनॉइड आपके पास है, इसी के एक्सिस पर आपने दूसरा सोलेनॉइड रखा है। देखो बनाने को तो ऐसे बनाए जा रहे हैं अलग अलग, लेकिन रियल में एक सोलेनॉइड के ऊपर दूसरा। इसमें आप लोगों ने एक बैटरी को जोड़ा और इसमें आप लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो होने लगी और करंट के फ्लो होते ही यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना, और जब ये गैल्वेनोमीटर के पास पहुंचा, इस सेकेंडरी कॉइल के पास पहुंचा, यहां मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन चालू हुआ।
प्राइमरी कॉइल का एरिया A1, इसकी लंबाई L1, नंबर ऑफ लूप N1, करंट इसमें IP। सेकेंडरी कॉइल का एरिया A2, लंबाई इसकी L2, नंबर ऑफ लूप N2। ठीक है, हम बोले कि बताओ कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना, तुम बोलोगे बड़ा सिंपल है, फंडा है N2 phi2 ओवर IP। N2 हो गया, phi2 क्या है, B इंटू A इंटू कॉस थीटा अपॉन IP। N2 B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, कौन बनाएगा, प्राइमरी की सेकेंडरी, प्राइमरी कॉइल, तो लिख लो म्यू नॉट नंबर ऑफ लूप इन प्राइमरी कॉइल N1 और करंट इन प्राइमरी कॉइल। एरिया किसका, सेकेंडरी कॉइल का। थीटा यहाँ पर भी 90, क्यों, देखो थीटा यहाँ पर भी 0, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, एरिया वेक्टर भी ऐसा, दोनों के बीच का एंगल 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो वो हम डायरेक्ट कर रहे हैं अपॉन में IP। IP से IP कट गया, यहाँ पर N2 है। अब देखो N2 म्यू नॉट, N1 की बात करोगे तो नंबर ऑफ लूप इन प्राइमरी कॉइल है पर यूनिट लेंथ, तो हमने लिख लिया N1 अपॉन L1, और N2 में क्या रहेगा A2। अब जब हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं तो फॉर्मूला रहता है म्यू नॉट N1 N2, A2 अपॉन L1 की जगह पर हम A अपॉन L लिखेंगे। अभी आप इतना दिमाग में रखो कि अगर डेरिवेशन आए तो यहीं तक कर लेना, मतलब इसको और ऑर्गेनाइज करके A2 अपॉन L1 कर लेना, लेकिन अंदर एक लाइन लिख देना कि लेंथ यहाँ पर वो यूज करनी है, मतलब लेंथ उस सोलेनॉइड की रखोगे जिसकी लेंथ बड़ी है, और एरिया उस सोलेनॉइड का रखोगे जो एरिया छोटा है। ये बात याद रखना, लेंथ बड़े सोलेनॉइड की और एरिया छोटे सोलेनॉइड का। ऐसा क्यों, जब पढ़े थे तो हमने खूब डिस्कशन किया था, पेपर में इतना कोई डीप में नहीं घुसेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस दिमाग में रखना कि न्यूमेरिकल कोई आ जाए तो लेंथ बड़े सोलेनॉइड की और एरिया छोटे सोलेनॉइड का। बताइए कोई दिक्कत की बात। तो ये आप लोगों के पास कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।